डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए साहब। हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ लेके आए हैं उसमें आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज वापस से डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि दोनों लिस्ट को हमको मैच करना है। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बारे में ये बात चल रही है। यहाँ पे क्वेश्चंस जो होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स की जब बात की जाती है बेटा, तो इसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन एकदम मिडल पार्ट पे होती है, जिसकी वजह से इस क्रोमेटिड या क्रोमोसोम की जो शेप होता है वो किस तरह का शेप हो जाएगा। इसका शेप हो जाएगा साहब आपकी वी शेप्ड। कैसा हो जाएगा? वी शेप्ड, क्योंकि सेंट्रोमियर की पोजीशन एकदम बीच में होती है। अगर हम सब मेटासेंट्रिक की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा और स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल साइड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी शेप जो होता है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ शेप हो जाएगा इसका एल शेप्ड। कैसा हो जाएगा? एल शेप्ड। तो सब मेटासेंट्रिक में होता है एल शेप्ड। और एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो और ज़्यादा एंड के पास पहुँचने के कारण से इसका शेप हो जाएगा जे शेप्ड। और जबकि टीलोसेंट्रिक के अंदर इसका शेप एकदम, क्योंकि वो एंड पार्ट पे पहुँच ही जाता है, तो हम इसे या टर्मिनल पार्ट पे एंड पे पहुँच जाने के कारण से इसका शेप कैसा हो जाता है? आई शेप्ड। तो इस तरह से कितने टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं? 4 टाइप के। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप। और अगर इसको डिटेल में देखना है तो साहब यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है आपके सामने। ये डायग्राम जो है वो किसका हो जाएगा? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का। ये डायग्राम है साहब, ये डायग्राम हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक का। और इसे हम एक्रोसेंट्रिक कहेंगे और इसे हम टीलोसेंट्रिक कहेंगे। आइए डिटेल में इसके बारे में एनसीईआरटी की लाइनें देखते हैं। तो साहब हो जाएगा यहाँ पे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज ए मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। The submetacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm, जिसकी वजह से इसका शेप कैसा हो जाता है? L shaped. In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end and forming one extremely short and one very long arm, whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere. तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा? टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आइए चेक कर लेते हैं साहब। तो यहाँ हो जाएगा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का क्या हो जाएगा साहब कि सेंट्रोमियर इन द मिडल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। 2 इक्वल आर्म्स आते ही यहाँ आंसर क्या हो जाएगा साहब? मेटासेंट्रिक। और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा जो वो कैसा होगा? वी शेप्ड। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। और यहाँ पे चारों ऑप्शन में से ए का थर्ड कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको? पहले ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा? थर्ड। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा साहब? बी का ये साहब फर्स्ट। सेंटर में सिचुएटेड क्लोज टू दी एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म्स। सब मेटासेंट्रिक की अगर बात करें तो ये इसका हो जाएगा ये फोर्थ। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल पार्ट फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। टीलोसेंट्रिक आर्म, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो सेंट्रोमियर एट दी टर्मिनल एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की बात की जा रही है ना। तो इसमें आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया, सेकंड है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, थर्ड है हीमोफीलिया और फोर्थ है थैलेसीमिया। और हम सभी को मालूम है कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। से हीमोफीलिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ थैलेसीमिया की, तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में आता है। जबकि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट है, क्योंकि ये
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की वजह से होता है। और इसका अपने को एनसीईआरटी में कहाँ पे इसका आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे डायग्राम में मिल जाएगा साहब। देखिए ये जो आपके सामने दो डायग्राम दिए हुए ना, तो इसमें से जो फर्स्ट जो डायग्राम दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये किसका है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का है, जिसके अंदर जो होती है मसल्स की जो एक्टिविटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, और मसल्स पेन्स वगैरह जो होते हैं वो नज़र आते हैं, इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट की अगर लिंक्ड डोमिनेंट की बात किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजिली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की अगर बात की जाए तो यानी जिसे हम कहते हैं उल्टा सीधा एक समान, है ना। जैसे मलयालम को अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें तो भी मलयालम है, राइट टू लेफ्ट पढ़े तो भी मलयालम है। तो यहाँ पर क्या बात कहना चाह रहा है, यानी जो दो एंड है 5 to 3 भी वो सेम है, और 3 to 5 की बात करें तो भी वो क्या है, सेम है। कैसे साहब, GAATTC और इधर हो जाएगा GAATTC, ये हमको पूरा याद होना चाहिए। GAATTC एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ये हो गया साहब 5 to 3। वापिस से यहाँ पे 5 to 3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, GAATTC। तो उल्टा सीधा क्या हो गया, एक समान। और यहाँ पर जो एंजाइम होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज EcoR फर्स्ट, इसे G और A के बीच में से क्या करता है, कटिंग करता है। यही तो खास बात है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की। और यहाँ पर ये सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा, GAATTC, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो नंबर ऑफ बेस पेयर मान लेते हैं कितना है साहब आपके x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साहब आपके डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन, और डिस्टेंस कितना होता है दो बेस पेयर के बीच में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो साहब आपके 0.34 नैनोमीटर होता है। ये हमको कहाँ से पता चलता है साहब, आपकी डबल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था, उसके अकॉर्डिंग दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 0.34 नैनोमीटर। लेकिन 0.34 नैनोमीटर को हमें किससे बदलना पड़ेगा, मीटर में, तो मल्टीप्लाई करो साहब, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁻9 से, है ना। अब इसके बाद इस इक्वल टू में डाल दीजिए आप 1.1 मीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा साहब, x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1.1 अपॉन 0.34 इंटू 10⁻⁻9। सॉल्व करने पे इसका आंसर लगभग कितना आ जाएगा साहब, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 3.3 इंटू 10�9, 3.3 इंटू 10�9 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा साहब इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दी होल इकोसिस्टम। कंजर्व फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये, सेकंड क्या दिया हुआ है, कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीसीज, कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड स्पीसीज, और फोर्थ ऑप्शन है कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीसीज। नहीं साहब, इसका तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा साहब आपके, फर्स्ट ऑप्शन, जिसके अंदर we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected. This is in situ या on site conservation strategy। इसमें तो होल इकोसिस्टम को आपको प्रोटेक्ट करना होता है। इन सिटू मतलब उसका नेचुरल हैबिटेट के अंदर, नेचुरल हैबिटेट के अंदर जो स्पीसीज होती है उनको प्रोटेक्ट करके रखना, उसे हम क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसके अंदर कौन आते हैं साहब आपके, जैसे साहब आपके नेशनल पार्क्स, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेशनल पार्क्स। आ जाइए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्टेटमेंट का, क्या है साहब, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज। और सेकंड स्टेटमेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्स।
देखिए साहब, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ही ये होता है कि जब जो हमारी जो जो सेल्फ सेल्स है, हमारी जो एंटीबॉडीज़ है, हमारी जो डब्ल्यूबीसीज़ है, अगर हमारी ही बॉडी की सेल्स को क्या कर दे, हमारी सेल्फ सेल्स को क्या कर दे, अटैक कर दे, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो साहब पहली लाइन तो, पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सही है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल्स एज ए फॉरेन बॉडीज। बिल्कुल साहब सही है, ओन सेल्स यानी खुद की सेल्स को एज ए वो फॉरेन बॉडीज मानता है, या उसको फॉरेन एंटीजन, एक्सटर्नल एंटीजन के रूप में मानता है और उस पर अटैक करता है। लेकिन सेकेंड देखिए साहब, ये एग्जाम्पल भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, पर इसमें लाइन इसने क्या कह दी कि वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्स, ये एक बात गलत कह दी, जबकि इसमें सेल्फ सेल्स पे क्या होता है, अटैक होता है। तो ये नोट लगा करके इसने इसको गलत कर दिया इस स्टेटमेंट को, यानी कि इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट तो क्या होगा, सही, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, गलत। तो इस तरह से आप इसके अंदर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि चेक कर लेते हैं अपन साहब। स्टेटमेंट फर्स्ट इज क्या हो जाएगा, करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इज क्या हो जाएगा साहब आपके, इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट कौन सा है साहब, देख लीजिए कौन सा है साहब, थर्ड, कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड बट करेक्ट है ना, क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन एंड रीजन का। तो एसर्शन में क्या बोल रहा है, ओस्टियोपोरोसिस इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर्स। बिल्कुल सही है, ओस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स के अंदर पोर का होना, बोन्स का टूटना, फ्रैक्चर्स का होना, बिल्कुल साफ सही है। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, रीजन क्या लिखा है कि कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। बिल्कुल गलत जवाब है, गलत रीजन है, इंक्रीज लेवल नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है साहब आपके, डिक्रीज्ड हो जाता है। और ये मेनली किन में होता है, फीमेल्स के अंदर ओल्ड एज में हो जाता है बेटा, कि ओल्ड एज के अंदर क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम होता है, इसलिए फीमेल्स को घुटनों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनकी बोन्स जो होती है उनमें फ्रैक्चर्स होने लग जाते हैं। तो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है, न कि बढ़ने की वजह से होता है। तो यानी कि एसर्शन तो सही है पर रीज़न गलत है। तो साहब यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा साहब आपकी, कि ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। हाँ बिल्कुल सब सही है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं साहब कि अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बीइंग every 100 ml of oxygenated blood can be dash ml of O2 to the tissue। कि भाई ये कितना ml जो होता है वो लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने ml ऑक्सीजन का जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो साहब यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 ml। कितना हो जाएगा बेटा कि 5 ml। अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन होता कि 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 ml। कितना हो जाता है 4 ml। जबकि इधर क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ml जो होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 ml। और डीऑक्सीजनेटेड का बोलते तो कितना होता 4 ml CO2, यहाँ CO2 आ जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिपेज लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। तो यहाँ पे अगर बात की जा रही है साहब आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, तो लिपेज लूप से पहले आपको साहब आईयूडीज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। आईयूडी जो होते हैं उसके अलग अलग कितने टाइप होते दिए हुए आपके एनसीईआरटी में, 3 टाइप दिए हुए हैं साहब। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, दूसरा दिया हुआ है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और थर्ड दिया हुआ है साहब आपके हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का ही एग्जाम्पल कौन है साहब आपके, लिपेज लूप। कौन है, लिपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये याद हो जाने चाहिए आपको। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की अगर बात की जाए तो उसमें 2 एग्जांपल आते हैं, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG 20, लीवोनोरजेस्ट्रोल 20।
ये आईओडीज क्या करते हैं साहब, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स करते हैं विद इन द यूटेरस, इसलिए इसका नाम ही क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, और सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो साहब यहाँ पे लिपेलूज इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड किसके रूप में हो जाएगा साहब आपके, नॉन मेडिकेटेड आईओडी, औषधि रहित आईओडी है साहब आपके, यहाँ आंसर हो जाएगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कौन नहीं है, तो अगर बात करें ब्लड, ब्लड तो है ही साहब, ब्लड क्या है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है साहब आपके, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। फिर नेक्स्ट पे आते हैं तो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू भी इज ए टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू क्या है, इज ए टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज की बात करें तो बिल्कुल साहब कार्टिलेज भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज भी क्या है, एक सॉफ्ट बोन जिसे हम कह सकते हैं, ये भी क्या है, एक टाइप का, एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया आपके साहब ये कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आता है। न्यूरोग्लिया आर ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू की बात कर दो आप, न्यूरोग्लिया आर दी सपोर्टिव सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू, दे मेक अप मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स किसे कहते हैं अपन, द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम जो होता है, जो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, जो एक तरह की क्या किसकी तरह काम करती है, एक्साइटेबल सेल्स का काम करती है, हमारे मैसेज को आदान प्रदान करने का काम करती है, भेजने का काम करती है इधर से उधर। तो साहब ये एक कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आता है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय। तो साहब यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट की जब बात कर लेते हैं, पैलेट या पेस्ट, तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाना चाहिए कि किसका, इसका क्या आंसर होगा, बर्ड्स। क्या हो जाएंगे बेटा के बर्ड्स। तो बर्ड्स में कौन आता है साहब, पेवोक स्टेटस यानी पिकॉक, पिकॉक साहब बर्ड के अंदर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन हो जाएगा साहब आपके फोर्थ। अगर ऑर्निथोरिंकस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैमल्स के अंदर आता है, और मैमल्स कैसे होते हैं साहब, यूरियोटेलिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सैलामेंडर की, किसकी बात करते हैं बेटा के, सैलामेंडर, तो सैलामेंडर के अंदर भी साहब ये जो होता है अपने साहब अलग टाइप का जो मैकेनिज्म होता है एक्सक्रीशन का, और वो मैकेनिज्म क्या होगा, क्योंकि ये एम्फीबियंस है तो ये कैसा होगा, अमोनोटेलिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अमोनोटेलिक इन नेचर। सैलामेंडर कैसा हो जाएगा, अमोनोटेलिक। ये ऑर्निथोरिंकस कैसा हो जाएगा, यूरियोटेलिक। और हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस तो एग्जांपल ऑफ किसका है बताओ, हिप्पोकैम्पस एग्जांपल हो जाएगा बोनी फिशेस का। किसका एग्जांपल है ये, बोनी फिशेस, ओस्टिक्टीज है ना, बोनी फिशेस का एग्जांपल है। और बोनी फिशेस जो होती है ना, ये भी कैसी होती है, अमोनोटेलिक नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है, ये अमोनोटेलिक और ये हो गया यूरियोटेलिक। तो ये पेवोक स्टेटस केवल मात्र क्या होता है, यूरिकोटेलिक। तो यहाँ पे पैलेट और पेस्ट का जैसे आ जाए तो दिमाग में आ जाना चाहिए तुम्हारे कि यूरिकोटेलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। तो ये साइक्लोस्पोरिन ए जो एक तरह से इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल का काम करता है। जब किसी बंदे को है ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कहीं उसकी बॉडी की जो सेल्स है उसको रिजेक्ट नहीं कर दे, या उसकी जो बॉडी की इम्यून सेल्स है उसको नष्ट नहीं कर दे, इसके लिए एक इम्यूनोसप्रेसिव डाला जाता है। उसका प्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए। लेकिन साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये एक तरह का क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, और इसको हम प्राप्त करते हैं साहब आपके, इसको प्राप्त करते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। किससे प्राप्त करते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो साइक्लोस्पोरिन ए देता है, जो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करता है।